शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम काव्य 23 काव्य का नाम है भूख। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले हम कवि परिचय करेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1926 ईस्वी और निधन सन 1983 ईस्वी में हुआ था। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में, ये जगह बस्ती जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में हुआ। आर्थिक अभावों से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से में एमए किया था। स्कूल में पहले शिक्षक रहे, फिर क्लर्की की, फिर आकाशवाणी में नौकरी की। बाद में दिनमान के उपसंपादक रहे। दिनमान ये पेपर का नाम है। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का, जिजीशिया ने जीने की इच्छा है, आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित है। बबूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को व्यक्तिगत रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़े। इन्होंने सौंदर्य को किसके साथ जोड़ दिया है? संघर्ष, मेहनत के साथ जोड़ दिया है। अब हम काव्य को देखेंगे। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। झपटता बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। देखो यहाँ पे चित्र पे दिए हैं, जो मजदूर लोग मेहनत करते हैं। बकरी किस तरह अपना भूख को शांत करने के लिए कष्ट जो है कटीली झाड़ियों में पत्तियां चुन चुन कर खा रही है। बाज पक्षी है, वो अपने शिकार पर झपट कर उसको अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर झपटता है। और फन उठाए सांप, सांप भी जब अपना शिकार करने जाता है तो फन उठाकर बढ़ता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने वाला जो व्यक्ति है वह कवि को बहुत सुंदर दिखने लगता है। अब उसका भावार्थ देखेंगे। कवि ने कहा है कि संघर्ष ही भूख से मुक्ति पाने का रास्ता है। भूख से अगर मुक्ति पानी हो, हमें भूख लगी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संघर्ष, यानी मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी भूख मिटाने के लिए कोई प्राणी संघर्ष करता है तो सुंदर दिखाई देता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। और यहाँ पर सुंदरता का उसको पर्यायवाची समानार्थी मान लिया है कि जब भी कोई प्राणी संघर्ष करता है, मेहनत करता है तो वो बहुत सुंदर दिखाए, क्योंकि मेहनत करने वाले व्यक्ति सबको सुंदर दिखाई देने लगते हैं और अच्छे लगते हैं। कोई आलसी व्यक्ति है, कुछ काम ही नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति किसी को पसंद आते नहीं है। कहने का अर्थ है कि बिना संघर्ष के किसी समस्या का हल नहीं होता। यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी समस्या अगर हमारे सामने खड़ी हो जाती है, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम उसका समाधान ढूंढ सकते नहीं। हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हमें मेहनत करके ही दूर करना पड़ता है। जिस तरह यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दिए हैं। बाज पक्षी अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए तेजी से झपटा मारकर अपने चंगुल में दबोच कर उठ है ना, बाज पक्षी ऊंचे ऊंचे उठता है, लेकिन जब अपने शिकार देखता है तो तुरंत उस पर झपटा मार देता है और उसको अपने चंगुल में फंसा लेता है। वे कहते हैं वह देखने लायक, वह भी एक देखने लायक होता है। किस तरह बाज पक्षी, क्यों? क्योंकि वो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर झपटता है। सांप अपने शिकार पर फण उठाता है तो उसका आक्रामक रूप भी सुंदर लगता है। और जब सांप जो है फण उठाकर अपने शिकार पर झपटता है, उसका जो आक्रामक यानी क्रोधित रूप है वह भी बहुत सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि वह संघर्ष कर रहा है। बकरी अपने दोनों पैरों पर खड़ी होकर भूख मिटाने के लिए कांटों के बीच नन्ही नन्ही पत्तियां खाने के लिए संघर्ष करती है, तो उसका सौंदर्य भी अनूठा यानी एकदम अनोखा लगता है। इन सबके उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाया कि किस तरह इन सबके स्थान पर यदि जो मनुष्य, अगर मनुष्य भी जो मेहनत करता है तो वह भी कैसा दिखाई लगता है? सबको सुंदर देखना। मेहनत करने वाले इंसान सबको पसंद आते हैं, चाहे वो कोई फैक्ट्री में हो, चाहे पाठशाला में काम करने वाले हो, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहे, कोई भी जगह पर काम करने वाला व्यक्ति सबको सुंदर लगता है और सुंदर दिखाई देने लगता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर इन सब के अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति, कवि ने सुंदरता के साथ उसका क्या करा है? सुंदरता का समानार्थी संघर्ष को बता दिया है, मेहनत को बता दिया है।
कि मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा सबको सुंदर दिखाई देता है। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता। चीता भी देखो जब शिकार करने जाता है तो एकदम दबे पांव, जरा भी आहट नहीं हो, इस तरह वो अपने शिकार पर जो है शिकार करने जाता है। डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता। देखो यहाँ पर चित्र में दिया है, बेचारे को उल्टा फल को अगर जहाँ से पका होता है अगर उल्टा उसको लटक कर खाना पड़े तो भी वो मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी भूख मिटानी है। या इन सब की जगह, ये सारे जितने भी पशु पक्षी जानवरों का लिए, इन सब की जगह अगर आदमी होता, नीचे दिखाया है कि मेहनत करने वाला जो किसान, वे कहते आदमी होता, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने। वे कहते इन सब की जगह अगर मनुष्य भी होता और वो मेहनत करता है तो वो मनुष्य सुंदर दिखता है। इसका भावार्थ है, भूख मिटाने के लिए खूंखार चीता दबे पांव झाड़ियों में जब सावधानीपूर्वक बिना हट के अपना शिकार करता है तो इस रूप में वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। तोता जब अपनी भूख मिटाने के लिए डाल को अपने पंजों से पकड़कर उल्टा लटका कर खतरा मोल लेता है ना, अपनी भूख मिटाने के लिए वो भी खतरा मोल लेता है, तो उसका संघर्ष बहुत अच्छा दिखाई देता है। इन सब की जगह कोई आदमी भी भूख से लड़ने के लिए संघर्ष करता है, उसमें जी जान लगा देता है, तो वो भी बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर काव्य में कहने का अर्थ यही है कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। हर एक व्यक्ति को जो है कोई भी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है तो वे कहते हैं उसका समाधान किसके द्वारा होता है? मेहनत करता है, संघर्ष करता है और हर समस्या का समाधान वो कर सकता है। अब इसके भावार्थ देखेंगे। फण यानी फन, झाड़ी पौधों का समूह, दबे पांव चुपके चुपके, बाज एक शिकारी पक्षी। पोयम बहुत छोटी है और इजी है, इतने ज़्यादा शब्दार्थ नहीं है। गृह कार्य में 2-3 वाक्यों में उत्तर। कवियों ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा? कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है? कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है? और भूख लगने पर चीता झाड़ियों में दबे पांव क्यों चलता है? यहाँ पर तुम्हारा हिंदी का पूरा लास्ट पोएम थी 23, सारी तुम्हारा पोर्शन पूरा हो गया है। अब हम लेखन कार्य PDF में मैं लेखन कार्य और ग्रामर भेजूंगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो जितना भी होमवर्क दिया है और शब्दार्थ है वो सब नोटबुक में उतारना है। धन्यवाद।